इसीलिए तो ये मार खा जाते हैं गुरुजी। 12वां अध्याय पुत्र भाव फल। संतान के संबंध में 12वां भाव पढ़ना फल दीपिका में। जो कल मैं बता रहा था वो सब इसके अंदर आपको मिलेगा। सुस्था विलग्न ससिनो सुत भेष जीवा सुस्थानानाथ शुभ दृष्टि वे सुतरक्षे लगा लग्नात् पभौ यदि यतौ च मितः सुदृष्टौ क्षेत्रे परस्पर गतौ यदि पुत्र सिद्धि। संतान, एक तो संतान के विषय में ये कहा गया है ज्यादातर वंश वृद्धि की दृष्टि से पुत्र संतान। लग्न से 5वें भाव का स्वामी, चंद्रमा से 5वें स्थान का स्वामी बृहस्पति अच्छे स्थान में बैठे हो, पंचम भाव पर पंचमेश की तथा शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तथा चतुर्थ नवम आदि के शुभ ग्रह स्वामियों की दृष्टि हो, छठे 8वें 12वें घर के स्वामी की दृष्टि 5वें घर पर न हो, लग्नेश पंचमेश एक साथ बैठे हो, एक दूसरे के घर में बैठे हो, लग्नेश पंचमेश में परस्पर मित्र दृष्टि हो, पुत्र सिद्धि मतलब संतान की सिद्धि होती है, संतान प्राप्ति होती है। ऐसे योग इसमें कही दिए। अब नीचे क्यों नहीं संतान होती, क्यों होकर के नष्ट हो जाती है, इसके बारे में बातें लिखी हैं। जैसे लग्न चंद्रमा बृहस्पति से पंचम स्थान पाप ग्रहों से युक्त या दृष्ट होगा और उन पर शुभ स्थानों की दृष्टि नहीं होगी और शुभ ग्रह नहीं देखते होंगे तो संतान की समस्या आएगी। तो ये सब बातें मैंने कल आपको बताई, ये सब इसके अंदर आपको मिल जाएगा। अल्प संतान के बारे में भी मैं बता रहा था, कम संतान है होना। इसमें राशियों के विषय में कहा गया है कौन सी राशि कैसी है। जैसे ये वृश्चिक कन्या वृश्चिक अल्प सुत वाली कम संतान वाली राशि कहलाती है। यदि यह राशियां पंचम में हो या पंचम से संबंध हो तो थोड़ी संतति होती है, यानी या और बहुत समय के बाद संतान होती है, ऐसा भी कहा गया। तो ये जो राशियां हैं इनके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। पंचम में अल्पसुत राशि हो, सूर्य हो, शनि हो, 8वें घर में हो, मंगल लग्न में हो। पंचम में सूर्य, शनि अष्टम में और मंगल लग्न में, तो बहुत यत्र से संतान होती है। शनि लग्न में, बृहस्पति अष्टम में, मंगलवार में तो भी संतान कम होती है। चंद्रमा 11वें में बृहस्पति से 5वें घर में आप ग्रह, लग्न में कोई ग्रह ना हो तो भी संतान में समस्या होती है। ये सारे योग आप अपनी जो फाइल बना रहे हैं उसमें लिखिएगा। यदि सूर्य अकेला कर्क राशि में स्थित होकर 5वें घर में हो, आप लोग अपनी अपनी कुंडलियां, जो मैं कह रहा हूँ कुंडली संग्रह कीजिए। 5वें भाव में किसी के सूर्य हो, कर्क राशि का हो, ऐसी ढूंढिए। ये नहीं मिलता है तो दूसरा मंगल अकेला कर्क राशि में पंचम में, किसी का कर्क राशि का शुक्र अकेला पंचम में। अगर ये तीनों में से कोई भी मिलता है, कर्क का सूर्य, कर्क का मंगल या कर्क का शुक्र पंचम भाव में, तो दूसरे विवाह से संतान प्राप्ति या संतान विशेष करके पुत्र प्राप्ति, ऐसा योग बताओ। आप लिखते हैं कर्क राशि में स्थित होकर शनि पंचम में तो संतान पुत्र बहुत होंगे, यानी कि किसी का कर्क में शनि पंचम में बैठा होगा तो पुत्र संतति ज्यादा होगी। यदि कर्क का बुध अकेला पंचम में हो तो पुत्र होंगे लेकिन कम होंगे। स्वराशि का चंद्रमा पंचम में है, चंद्रमा के साथ दूसरा कोई ग्रह नहीं है तो थोड़ा कम पुत्र होंगे। किंतु यदि अकेला बृहस्पति अपनी उच्च राशि में स्थित होकर पंचम में हो, जातक को बहुत सी कन्या होती है अर्थात पुत्र की प्राप्ति में संदेह हो जाता है। और 4 योग दिए गए जिससे आगे वंश नहीं चलता, इस प्रकार के 4 योग हैं। चतुर्थ में अशुभ ग्रह हो, 7वें में शुक्र हो, 10वें घर में चंद्रमा हो। जब कुंडली आप पे ज्यादा होंगी तब इन पे लगाता हूँ। पहले 5वें 8वें 12वें भाव में अशुभ ग्रह हो, 7वें घर में बुध शुक्र हो, बृहस्पति 5वें हो, क्रूर ग्रह 4थे में हो, तब भी संतान मतलब कन्या होगी लेकिन पुत्र नहीं होगा, वंश, क्योंकि ये लिखा वंश आगे नहीं चलना, मतलब क्योंकि गोत्र तो पुरुष से माना गया है, इसलिए यहाँ पर ये बात कही गई है पुराने शास्त्रों के अनुसार। चंद्रमा 5वें हो, पहले 8वें 12वें घर में पाप ग्रह हो, तो अभी ये 4 योग थे जिसमें वंश वृद्धि रुक जाती है। और नीचे 2 योग दिए गए हैं जिसमें पुत्र ना हो या पुत्र हो भी जाए तो पुत्र के कारण घर में बहुत परेशानी, क्लेश, झगड़ालू पुत्र हो जाए,
किसी किसी के पुत्र संतान ऐसी होती है जिसकी वजह से घर में बहुत ज्यादा कष्ट होता है। तो पाप ग्रह लग्न में, लग्नेश पंचम में, पंचमेश तीसरे घर में, चंद्रमा चौथे घर में, इस योग में पुत्र नहीं होते, हो भी जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं कष्ट होता है। ओज राशि, ओज राशि समझते हैं, युग्म ओज, ओज माने विषम राशि, ओज अंश विषम अंश में स्थित होकर पांचवें, विषम राशि विषम अंश में होकर के पांचवें घर में सूर्य से देखा जाता है, वो कौन? चंद्रमा, यानी पूर्णिमा का जन्म हो। यह योग होने से पुत्र न होने या पुत्र के कारण क्लेश होने का योग बन जाता। और भी नीचे दिए योग है, इनमें गोद लेने की बात आएगी कि संतान गोद ली जा सकती है, या जो संतान होगी वो सैरोगेट मदर टाइप का जो अलग प्रकार का जो होता है वो औरस पुत्र, मतलब दूसरे के द्वारा। यदि पंचम भाव पर मिथुन कन्या मकर कुंभ राशि हो, मांदी या शनि भाव बैठे हो या उसका संबंध बनता हो तो ये औरस संतान होती है। यदि पंचमेश डबल हो, लग्नेश सप्तमेश कोई संबंध न करे तो भी औरस संतान होती है। व्यास जी की पत्नी बिटका देवी थी और वो सुखदेव जी महाराज उनके मुख में प्रवेश कर गए, और तो वो व्यास जी की संतान नहीं थी, लेकिन वो व्यास जी की पत्नी के द्वारा उत्पन्न हुए, इसलिए वो औरस पुत्र कहलाए। इस प्रकार से मतलब किसी और के द्वारा गर्भ स्थापित कर देना, पहले के समय में ऐसा होता था। जैसे कि रोहिणी के गर्भ में भगवान बलराम का जो है वो वहां पर स्थापित कर दिया। तो बलराम जो है वो थे तो वासुदेव पुत्र, लेकिन उसको भगवान देव योग से जो तरीके से उसको रोहिणी के घर में स्थापित कर दिया। इस तरीके से औरस पुत्र की बात यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ ये शास्त्रीय पद्धति बहुत, मतलब चिकित्सा पद्धति बहुत पुरानी है, जो शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन मिलता है। पंचमेश निर्बल हो, लग्नेश तथा सप्तमेश में कोई संबंध ना हो तब भी इस प्रकार। ओज राशियां कौन सी हैं? जो विषम राशियां हैं, जैसे मैंने बताया सब, मानवीय विलिप को कहते हैं, ये आपको मालूम ही है। यहाँ पर यदि पांचवें घर का मालिक नीच राशि में हो, शत्रु में हो, अस्त हो, 6, 8, 12 षष्टेश व्यय सत्वाष्टमेश के साथ हो, संतान होगी तो कष्ट होगा, नष्ट हो जाएगी, बीमार होगी, परेशान होगी। मतलब 6, 8, 12 से पंचम का संबंध हो, वो भी नीच वगैरह होकर के बन जाए तो ये खराब हो जाएगा। पंचमेश और पंचम भाव को शुभ ग्रह देखें तो संतान नष्ट होगी। यदि पांचवें घर का स्वामी बृहस्पति मंगल सूर्य यह चाहे कहीं भी हो किंतु पुरुष नवांश में हो तो मुनियों का मत है कि ऐसे व्यक्ति के बहुत पुत्र होते हैं। पंचमेश कौन हो गया? पांचवें का स्वामी हो गया मंगल, सूर्य और बुध। नवांश मतलब पुरुष नवांश में 1, 5, 7, 9 में चला जाए, विषम राशि में चला जाए। और यदि पंचमेश बली होगा तो पुत्र अच्छे होंगे, सुपुत्र होंगे, और यदि वो निर्बल होगा तो कुपुत्र होंगे। संतान तो होंगी लेकिन वो अच्छी नहीं होगी। अच्छी संतान कहेंगे पांडवों को और बुरी संतान कहेंगे धृतराष्ट्र के पुत्रों को, जो, क्योंकि ये तो आप सब लोगों को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। किसी व्यक्ति के कन्या विशेष होंगी या पुत्र विशेष होंगे, इस सिद्धांत में बताया गया। यदि पंचम भाव पुरुष राशि पुरुष अंश में है तो इसके बारे में यहाँ पर लिखा ही है, पुरुष राशि पुरुष अंश, स्त्री राशि स्त्री नवांश, पुरुष राशि पुरुष नवांश। इसके लिए आपको सम विषम देखना है। तो पुरुष राशि पुरुष अंश पुरुष नवांश में स्थित हो, यानी कोई ग्रह D1 में भी पुरुष में हो और D9 में भी पुरुष में हो, और पंचम पुरुष ग्रह बैठे हो, पंचम को पुरुष ग्रह देखते हो, पंचमेश भी पुरुष राशि पुरुष अंश में स्थित हो, पुरुष ग्रह में, मतलब जितना ज्यादा मेलेफिक ग्रहों का संबंध, मेलेफिक संबंध बनता हो, यानी पुरुषों का संबंध बनता हो, वहां पर आप पुत्र संतान के बारे में ज्यादा बोल सकते हैं। जहां पर आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, स्त्री राशि स्त्री नवांश स्त्री ग्रह, पंचम भाव में स्त्री का संबंध, पंचम भाव में स्त्री राशि, ये सब मिलता है, तो आप वहां पर उस घटना को निकाल सकते हैं कि यहाँ पर कन्या संतति के योग ज्यादा। अगर मिले जुले होते हैं तो आप दोनों तरह का मिला जुला फल कह सकते हैं कि दोनों योग। पुरुष की कुंडली में सूर्य शुक्र अपने ग्रह अपने अंश बलवान होकर उच्च स्थानों में जा रहे हो, और स्त्री की कुंडली में चंद्रमा मंगल अपने घर अंश में अपने अंश में होकर उच्च स्थान में जा रहे हो तो गर्भ रहता है। ये आपको उच्च स्थान का चंद्र, जो बात कही है सूर्य शुक्र और मंगल चंद्रमा, ये वो क्षेत्र स्फुट बीज स्फुट का भी संबंध इसी से बनेगा आगे जाके।
देखना है कि कितने संतान हो सकते हैं, कितने पुत्र हो सकते हैं। हालांकि आज के डेट में इस चीज को देखना ठीक नहीं है, क्योंकि अब जो है संतान जो होती है उसको लोग अपने हिसाब से जो इच्छा के हिसाब से संतान रखते हैं। पहले इस प्रकार का कोई अपनी इच्छा नहीं होती थी, जिसकी जो संतानें हो रही है वो हो रही है, और होने के बाद नष्ट हो रही है तो नष्ट हो रही है, हो रही है तो हो रही है, नहीं हो रही है तो नहीं हो रही है। तो बहुत संतान बहुत सारी होती थी किसी किसी के। अब जैसे कहा गया है कि सगर के जो है हजारों पुत्र थे, राजा सगर के सगर पुत्र, तो बहुत सारे पुत्र थे, और वो उन्होंने सबने जाकर के उसको खोदा था। सगर पुत्रों ने समुद्र के पास का जो जगह थी, कपिल मुनि का जगह थी, उसको खोद दिया था, पूरा गड्ढा कर दिया था, और इसीलिए वो सागर बन गया, उसका नाम सागर हो गया सगर पुत्रों के द्वारा। ऐसे ही धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, बहुत सारे। आप आगे पढ़ेंगे कईयों का, आपने अगर पुराणों में चले जाए तो आपको बहुत बहुत संतानों के बारे में पता चलेगा। तो उपचय स्थान अपचय स्थान ये आपको मालूम ही है, इसमें भी आपको ज्यादा बताई चुकी है। कौन से ग्रह 5वें घर में बैठे हैं, 5वें ग्रह साथ बैठे हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। मित्र शत्रु का आप विषय करना है। विचारिए कि बृहस्पति से पंचम स्थान में कौन से ग्रह, ये भी देखिए। बृहस्पति से पंचम स्थान में का स्वामी मित्र नवांश में है या नहीं है, यह भी देखना है। सूर्य नवांश में है, उसमें पंचम में ग्रह है, उससे पंचम का स्वामी मित्र नवांश, ये सब चीजें, यानी आप पुरुष स्त्री ग्रह वगैरह के बारे में जानते हैं, तो यहाँ आपको बड़ा आसानी से इसको लगाना सब सकते हैं। सूर्य स्पष्ट, शुक्र स्पष्ट और बृहस्पति स्पष्ट, अर्थात सूर्य बृहस्पति शुक्र इन तीनों ग्रहों की राशि अंश कला विकला जोड़ लीजिए। इनके जोड़ने पर ऊनी राशि ऊना नवांश आई, यानी ऊनी राशि माने विषम राशि विषम नवांश आए, तो समझिए कि इस पुरुष के जो है संतान उत्पन्न करने की पूर्ण क्षमता है। और अगर सम राशि सम नवांश आए तो मान लो, तो वहां नहीं, अगर एक विषम आ रहा है और एक सम आ रहा है तो समझिए कि 50-50 मिला जुला असर है, और दोनों ही सम आ जाए तो समझ लीजिए तो संतान उत्पत्ति की क्षमता में कमी, जो हम कल बात कर रहे थे बीज स्फुट की। तो बीज स्फुट में आपको ये देखना है कि जो बीज स्फुट का फल है वो पुरुष आ रहा है कि नहीं। तो D1 में भी पुरुष, और उसका नवांश निकालिए, उसका नवांश भी पुरुष आ रहा है। अगर पुरुष का, जैसे हमने कल देखा था, उसका सिंह राशि आ रहा है, तो सिंह राशि आ रहा है वो पुरुष है, और नवांश में अगर मिथुन राशि आ रहा है तो वो भी पुरुष है, क्षमता है। अगर D1 में उसका पुरुष आ रहा था और D9 में अगर स्त्री राशि आएगी, कर्क आ जाए मान लो, या वृश्चिक आ जाए, तो आप समझिए उसमें आधी क्षमता है, और दोनों तरफ सम आ जाए तो आप समझ लीजिए उसमें क्षमता की कमी है, इसलिए संतान नहीं हो रही है, या पुत्र संतान नहीं हो रही है, स्त्री संतान ज्यादा हो रही है। कई लोग ऐसा होगा जिनके 3, 4, 5 लड़की हो गई है, वो आपसे बार बार पूछते हैं, तो इस प्रकार का जो बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट को प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे स्त्री की कुंडली में भी आप चंद्र स्पर्श, मंगल स्पर्श और बृहस्पति स्पर्श जो कल कराया था उसको लगाएंगे, तीनों के राशि अंश नवांश कला को जोड़िए, और यहाँ पर आपको उल्टा करना है कि सम राशि सम नवांश और उस है तो उस स्त्री में संतान उत्पन्न करने की पूर्ण क्षमता है। एक सम है एक विषम है तो आधी क्षमता है, और दोनों ही विषम है तो इसका मतलब स्त्री में संतान उत्पत्ति की क्षमता न के बराबर है, और इसीलिए संतान नहीं हो रही है। तो आप इस प्रकार से देखेंगे। एक और प्रकार, उसके सूर्य स्पष्ट को 5 से गुना करिए, चंद्र स्पष्ट को 5 से गुना करिए, इसको आप समझ लेना, ये भी एक सुगम शास्त्र दिया हुआ है। और कौन सी तिथि आएगी, क्या आएगा, पक्ष आएगा, उसका बलाबल, तो अमावस्या, छिद्र तिथि, ये सब आपको देखना है। इसमें विशेष करके जो हमारा पंचांग है उसके दोषों को यहाँ पर देखा जाएगा, तो अगर वो आते हैं निकल के तो संतान सुख में बाधा उत्पन्न होगी। जैसे अमावस्या, छिद्र तिथि और चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, छिद्र तिथियां हैं, ये होते हैं ना, दिक्कत होती है। बिष्टि, भद्रा है, तो अनिष्ट के बारे में यहाँ पर बात कर सकते हैं। बिष्टि, चतुष्पद, नाग, किस्तुम, ये आपको मालूम है 14 अमावस के आसपास आते हैं। भगवान कृष्ण का पुरुष सूक्त मंत्रों से अगर ऐसा होता है तो भगवान का पूजन करें। षष्ठी तिथि आए तो भगवान कार्तिक का पूजन करें। चतुर्थी आए तो नागराज सर्पों का पूजन करना। नवमी आए तो रामायण का श्रवण करना। चतुर्दशी अगर आ रही है तो रुद्र पूजा करना। द्वादशी आए तो उसकी शांति करना। अमावस्या हो, वो पूर्णिमा हो तो पितरों की पूजा करवाना।
कृष्ण पक्ष की दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या आएगी तो ये ग्रह शांति करा। तो जो अभी ऊपर प्रकरण दिया था उससे आप निकालेंगे फिर करेंगे। एक प्रकार से सारे कृष्ण पक्ष को ही अशुभ माना गया है, और कृष्ण पक्ष की पड़वा से पंचमी तक कोई तिथि आवे तो नागराज की पूजा, और षष्ठी से लेकर दसवीं तक आए तो स्कंद कार्तिक स्वामी, और कृष्ण पक्ष की एकादशी से आगे अमावस तक आए तो भगवान का भजन पूजन करना चाहिए। विष्टिकरण को भद्रामी कहते हैं, आपको मालूम है, पिछली बार बता चुके हैं। 1 मिनट का ब्रेक लूंगा मैं, तब तक जय गणपति। तो इस प्रकार से जन्म कुंडली में 5वें ग्रह स्वामी और उसकी स्थिति को देखना। अगर उसकी स्थिति ठीक नहीं होती तो संतान प्राप्ति में बाधा आती है और संतान कष्ट होता है। अधिक बाधा के लिए बाधा कर ग्रह को भी समझना। जैसे मैंने बाधक की बात कही थी, उसको भी आपको यहाँ निर्णय लगाना है। किस देवता, वृक्ष या जीव के कारण बाधा हो रही है उसको भी निकालिए और उसकी शांति कराइए। कोई देवता हो सकता है, या कोई वृक्ष हो सकता है, या कोई जीव हो सकता है जिसके कारण ये बाधा उत्पन्न हो रही है। तो संतान बाधा कारक ग्रह सूर्य है, तो अगर सूर्य है तो उनके लिए भगवान शंभु यानी शंकर जी या गरुड़ से द्रोह के कारण या पितरों के शाप के कारण ये फल हुआ है। और इसको हम संतान प्रतिबंधक ग्रह बोलते हैं। और संतान प्रतिबंधक ग्रह चंद्रमा भी है। तो माता या किसी अन्य साधुआ स्त्री, जो मैं कल बोल रहा था सारा, उसको यहाँ पर आप विस्तार से देख रहे हैं कि चित्त को दुख पहुंचाने के कारण भगवती शाप संतान में बाधा है। यदि संतान प्रतिबंधक ग्रह मंगल हो रहा है तो ग्राम देवता भगवान स्वामी कार्तिक स्वामी के प्रति अवज्ञा या शत्रुओं के अथवा भाई बंधुओं के हिसाब से संतान कष्ट हो गए। बुध के कारण संतान बाधा आ रही है तो समझिए बिल्ली को मारने या मछलियों को मारने, मतलब जीवों का कहा, या अन्य प्राणियों। कल मैं बोला था तो यहाँ पर इसको स्पष्ट कर दिया कि कभी कभी हमारे यहाँ से बिल्ली, चूहा, मछली या प्राणियों के अंडे नष्ट हो जाते हैं, या कई लोग तो जानबूझ के भी करते हैं, या कम उम्र के बालक बालिकाओं के शाप। कई लोग पहले के समय में क्या होता था कि अपने स्वार्थ के लिए बच्चों की बलि भी चढ़ा देते, ऐसा भी देखने को मिला है। तो वो सांप लग जाते हैं तो भगवान विष्णु के कोप से संतान नहीं हो रही। यहाँ पर बुध दिखेगा। यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति बिगड़ रहे हैं तो उसके कारण संतान नहीं हो रही, तो इस व्यक्ति ने इस जन्म में मतलब जन्म जन्मांतर में कोई वृक्षों को काटा है या कुल गुरु या कुल पुरोहित से द्रोह किया है, जिसके कारण से संतान नहीं हो रही। समझिए व्यक्ति ने पुष्प के वृक्षों को कटवाया, मतलब ऐसे वृक्ष जिनमें फल या फूल लगते हैं। देखिए 2 तरह के वृक्ष होते हैं। एक वृक्ष होते हैं सामान्य ऐसे ही खड़े हुए हैं जिनका कोई विशेष हमारे उसमें उपयोग नहीं आ रहा, केवल थोड़ी बहुत ऑक्सीजन की दृष्टि से ठीक है। लेकिन विशेष करके जैसे पीपल है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देता है, उसको कटवाने का दोष है। बड है और आपके फलों वाले वृक्ष हैं, फूलों वाले वृक्ष हैं, ऐसे वृक्षों को कटवाने का दोष लगता है। उसके लिए अगर कटवाना भी है तो उससे पहले उसके लिए शांति विधान वगैरह सब कुछ है, और वो कराने के बाद फिर वो करा। कई लोग अपना मकान भवन बनाने के लिए या भवन के आसपास के एरिया को सही करने के लिए बड़े इस प्रकार के वृक्षों को कटवा देते हैं। तो जन्म जन्मांतर में या कभी कभी इसी जन्म में उनके यहाँ इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है कि संतान हो नहीं रही या हो गई है, तो बाद में संतान को बहुत कष्ट हो रहा है, या संतान बहुत पीड़ित हो गई, या किसी की तो संतान चली गई उनके जीवन में उनके सामने। तो अगर वो स्मरण करेंगे, ध्यान देंगे कि उनने ऐसा कुछ किया था क्या, तो पता चलेगा कि उन्होंने इस प्रकार के वृक्षों को कहीं कटवाया होगा, या इस प्रकार के वृक्षों का उनको शाप लग गया। गऊ का कोई पाप किया होगा तो भी ये लग जाएगा। साध्वी स्त्री का शाप होगा तो हमें इस प्रकार का ध्यान देना ही पड़ेगा। यक्षिणी का शाप शनि के कारण है। पीपल कटवाए, पिशाच, प्रेत, यमराज के शाप, ये कल मैं बता रहा था। मृत आत्मा को प्रेत कहते हैं। राहु पंचम में पंचमेश को दूषित करता है तो उसके कारण संतान में बाधा हो रही है। तो सर्प के हिसाब से ऐसा हुआ है।
कई बार लोग सर्प को मार देते हैं, या धन के ऊपर सर्प बैठते हैं तो उनको मार देते थे, या अपने स्वयं के लाभ के लिए या स्वयं को बचाने के चक्कर में सर्प को मार देते हैं। तो ये जब जब ऐसा होता है ये देखने को मिलता है। केतु के कारण ये दोष ब्राह्मण आदि का शाप समझना, मांदी का मैंने कल बताया था। तो प्रेस साप के कारण शुक्र और चंद्रमा दोनों मांदी के साथ समझना चाहिए। व्यक्ति ने किसी गाय या युवती या स्त्री की पूर्व जन्म में हत्या की, शुक्र चंद्रमा यदि मांदी के साथ किसी कुंडली में, तो शुक्र चंद्र तो आपको बहुत कुंडली में साथ मिल जाएंगे, लेकिन मांदी के साथ है क्या, ये आपको देखना पड़ेगा। किंतु यदि केतु या बृहस्पति मांदी के साथ हो तो समझना चाहिए पूर्व जन्म में किसी ब्राह्मण की हत्या की। यानी कि केतु और गुरु मिलकर के मांदी के साथ है तो ये ब्रह्म हत्या का कहीं दोष लगा हुआ है, और शुक्र चंद्र के कारण है तो किसी युवती या गाय के संबंध में इसको दोष लगा हुआ है। एवं यही जन्म समय, इस प्रकार जन्म कुंडली के ग्रहों से ये पता चलता है कि पिछले अनेक जन्मों से इनके क्या क्या पाप हुए होंगे, जिसके कारण संतानहीनता, पुत्रोत्पत्ति के लिए जो आवश्यकता, जो ग्रह बाधक है उस ग्रह के लिए जो जप दान सुख बताया गया है वो सब करना चाहिए। सेतु स्नान, विविध शुभ क्रिया बताई गई है, कौन कौन सी शुभ क्रिया करने से संतान प्रतिबंधक दोष की शांति होती है। और तो इसमें कहा सेतु स्नान यानी समुद्र स्नान करना चाहिए। तो गंगा सागर स्नान करने के लिए मकर संक्रांति पर लोग अमावस्या पर जाते हैं। मकर संक्रांति मतलब अमावस्या के आसपास 14 जनवरी को जाते हैं, उस दिन का विशेष महत्व बताया गया है। तो समुद्र स्नान करना चाहिए, सत कथाओं का कीर्तन करना चाहिए। ऐसे कहा गया था कि वो क्या नाम है, ब्राह्मण के संतान नहीं हो रही थी, भागवत में पहला ही अध्याय आया, और फिर उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लिया कथा श्रवण की, और सत कथा के श्रवण से और ब्राह्मण के आशीर्वाद से, साधु के आशीर्वाद से उसके घर में गोकर्ण उत्पन्न हुआ। और हालांकि उसका पुत्र भी अधर्मी उत्पन्न हुआ, लेकिन वो कथाओं के माध्यम से यानी सत्संग करके भी अपने दोषों को दूर किया जाता है। भगवान शिव की पूजा करके भी इस प्रकार के दोषों को दूर किया जाता है। इसके लिए विशेष करके काम्य पूजा कही गई है, प्रदोष पूजा। तो प्रदोष जो है वो काम्य है, और एकादशी जो है वो मोक्ष के लिए। तो जब भी कोई संकल्पित कार्य हो, ऐसा कार्य जिसको हमें प्राप्त करना है किसी चीज को, तो हमें प्रदोष करना चाहिए, प्रदोष की पूजा करनी चाहिए। तो भगवान शिव की पूजा प्रदोष वाली तिथि में, प्रदोष के समय पर भी करना चाहिए। प्रदोष का समय कौन सा होगा, प्रदोष का समय कौन सा होगा, कोई बता सकता है? प्रदोष काल कौन सा होता है? प्रदोष काल कौन सा होता है? शाम के समय होता है, शाम के समय। कब से? बिल्कुल शाम के समय। कब से कब तक होता है? सूर्य डूबने पहले। सूर्यास्त से 1 घटी पूर्व और 1 घटी बाद ये गोधूली काल होता है, और सूर्यास्त के बाद 2 घटी का जो समय है वो प्रदोष काल होता है। सूर्यास्त जैसे ही सूर्यास्त होगा उसके बाद का 2 घटी मैंने 48 मिनट का जो मुहूर्त है वो प्रदोष काल है। और सूर्यास्त के समय पर 1 घटी पहले और 1 घटी बाद तक का समय, यानी 24 मिनट पहले 24 मिनट बाद तक का समय गोधूली काल है। तो जो प्रदोष काल है जब सूर्यास्त हो उससे 48 मिनट का समय आप प्रदोष काल के लिए ले लीजिए। तो यानी उस काल में भगवान शिव की पूजा की जाए। प्रदोष का व्रत तो पूरा हो गया। और प्रदोष कब होता है? जब द्वादशी युता त्रयोदशी हो, यानी जो त्रयोदशी द्वादशी से युत हो जाए वो प्रदोष। केवल त्रयोदशी को प्रदोष ही रखते हैं, ज्यादातर जो है द्वादशी युता त्रयोदशी कही गई है। तो सब ये जो विश्व का पूजन विधान जो अगर विधि विधान किया जाए तो निश्चित ही संतान की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के बहुत प्रकार के चांद्रायण वगैरह व्रत कहे गए हैं, उनके द्वारा, दान के द्वारा, श्राद्ध के द्वारा, नाग प्रतिष्ठा, सर्प देवता की प्रतिष्ठा, क्योंकि कई सर्प शाप है, कई देव शाप है, कई ब्रह्म शाप है। जैसा जैसा वहां पर लिखा है उनसे संबंधित देवताओं के बारे में यहाँ पर पूजा पाठ आदि करके, और संग में महादशा अंतरदशा का भी अपन उसमें संतान की प्राप्ति में विषय देखेंगे। लग्नेश, सप्तमेश, पंचमेश, बृहस्पति जो ग्रह 5वें को देख रहे हैं वो, इनसे संबंधित दशाओं, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा का विचार करना चाहिए। पंचमेश या यमकंटक जिस राशि या नवांश में है उससे त्रिकोण में जब गोचर वश बृहस्पति आता है तब भी पुत्रोत्पत्ति हो सकती है। तो यमकंटक जो है वो आप देखना, निकालना तो आता होगा सबको, मैं बता दूं, ये 2 तरह से निकलेगा। एक तो पंचांग में आप उससे निकाल सकते हो, जैसे राहु काल निकालते हैं ऐसे ही यमकंटक का समय होता है।
ठीक है। बृहस्पति का उपग्रह माना जाएगा वो, यमकंटक, यमघंट भी कहते हैं उसको। और जब आप है ना उपग्रह कुंडली बनाएंगे तो उसमें भी आपको यम कहीं लिखा मिल जाएगा वो उपग्रह कुंडली में, तो वो उसको देखना है। पंचमेश या यमकंटक जिस राशि या नवांश में होगा उससे त्रिकोण में जब बृहस्पति निकलते हैं, ठीक है, तब संतान में पुत्र संतान की प्राप्ति की बात कही गई है। लग्नेश जब गोचरवश, अब लग्नेश गोचर में जब पंचमेश से योग करे, यानी पंचमेश के ऊपर से निकले, पंचमेश को देख रहा हो, मतलब उसकी पीएसी पंचमेश से हो रही हो, या अपनी उच्च राशि में आए या अपनी स्वराशि में आए, तब भी संतान प्राप्ति की बात कही गई। लग्नेश गोचरवश पंचम में आवे, पंचमेश जहाँ स्थित है उस राशि में आवे तो संतान प्राप्ति के लिए अनुकूल अवसर होता है। तो जब अभी इसके लिए आप ये कर सकते हो, जो कुंडलियां आपके पास है उनकी आपको ये भी मालूम हो सकती है कि इनकी संतान कब कब हुई, और जो संतान हुई है उस समय का गोचर लगा करके वहां पर विशेष करके उसका प्रैक्टिकल यहाँ पर आप प्रयोग करने की कोशिश कर सकते हो कि कितना यहाँ पर, क्योंकि योग बहुत प्रकार के होते हैं, एक ही योग हर कुंडली में नहीं लगेगा, किसी में पैसा लगेगा, किसी में पैसा लगेगा। तो आपको 2-3 प्रकार के जो बहुत सारे योग मिलेंगे आगे, उसमें कौन सा योग किसमें लग रहा है ये आपको वहां पर गणना करके देखना पड़ेगा। पुत्र प्राप्ति कब होगी, समय निकालने के लिए यहाँ पर भी लग्नेश की राशि अंश, सप्तमेश की राशि अंश, पंचमेश की राशि अंश जोड़ लो, एक सूत्र ये बताया गया है। नक्षत्र उसका टोटल का योग करोगे और फिर जो जोड़ने पर जो राशि अंश कला निकला आएगी उस नक्षत्र के अंतर्गत निकालिए कि नक्षत्र स्वामी की जब दशा आ रही है, वो नक्षत्र कौन सा आया, उसकी दशा अंतर दशा आ रही है, जब वह संतान हो सकती है। मान लो आपका आया 116 अंश टोटल तीनों का, तो 116 अंश पर कौन सा नक्षत्र होगा ये आपको देखना है। तो 13 अंश 20 कला का एक नक्षत्र होता है, तो आप लगा लीजिए कि 116 पर कौन सा होगा। 116 पे आना चाहिए आपका आश्लेषा, आश्लेषा नक्षत्र आएगा। तो आपको देखना है कि आश्लेषा का स्वामी कौन है, बुध। बुध की दशा अंतर दशा में प्रत्यंतर बुध दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा से संबंधित, अगर वहां पर ये भी बात आपको देश काल पात्र लगाना ही पड़ेगा कि संतान के बारे में यहाँ पर चर्चा चल रही है, तभी उस सूत्र को आप फिट करेंगे। पूछने आया है संतान होने वाली है या होगी या कब तक होगी या संतान के संदर्भ में, तब आप घटना के संदर्भ में उस समय आप देखो कि मान लो ये बुध निकल रहा है, मान लो इस कुंडली में जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि 116 अंश है, तो वहां पर आश्लेषा नक्षत्र आ रहा है, तो बुध है, तो बुध का महादशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा क्या आने वाली है उससे रिलेट करके आप वहां पर जोड़ सकते हैं। पंचम भाव में जो ग्रह हो, जो ग्रह पंचम को देखते हो, पंचमेश, इस सब का भी आपको ध्यान रखना है। पंचमेश जिस राशि में है उसका स्वामी, पंचमेश जिस नवांश में है उसका स्वामी, बृहस्पति जिस राशि में उसका स्वामी, बृहस्पति जिस, यानी ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी। राशि अंश कला विकला में नक्षत्र कैसे निकालें, ये खैर दूसरी पुस्तक की बात करो, तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, आप ऐसे कर सकते हैं। आपके पास जो फलित की पुस्तक है उसमें शुरुआत में ही पेज नंबर 2 पर ही सारे लिखे हुए हैं नक्षत्र, 13-20 तक अश्विनी, 13-20 से 26-40 तक भरणी, ऐसे लिखा हुआ है, वहां से आप निकाल सकते हैं, नहीं तो डिवाइड कर सकते हैं। पुत्रोत्पत्ति समय निकालने के लिए और दूसरे भी प्रकार दिए। बृहस्पति से पंचम कौन सा स्थान है, बृहस्पति से पंचम जो राशि है उसका स्वामी किस राशि नवांश में है, उस राशि नवांश में जब त्रिकोण में गोचरवश बृहस्पति आए तो संतान हो, ऐसा आप वहां पर तो आपको कुंडली गोचरवश विचार करना। ये आप संतान लक्षण के बारे में, संतान लक्षण के बारे में बात करेंगे। बृहस्पति, ज्यादातर बृहस्पति के गोचर का ही यहाँ पर प्रयोग है। चंद्रमा किस नक्षत्र में है, इस नक्षत्र का स्वामी, इस नक्षत्र से 5वें नक्षत्र का जो स्वामी है उसकी राशि अंश कला को जब जोड़ेंगे उससे जब बृहस्पति निकलेगा तो संतान। बच्चा किस समय पैदा होगा, जिस राशि में गर्भाधान हुआ है उस राशि से तृतीय में जब गोचर पर सूर्य आए, इसको जानना बड़ा मुश्किल है कि गर्भाधान कब हुआ, गर्भाधान किस लग्न में हुआ। अगर ये पता चल जाए तो इस सूत्र को भी लगाया जा सकता है। और इस पुण्य कर्म का फल है, ये जो भी है, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको पहले तो लोग शायद, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पर गर्भाधान भी एक संस्कार था, गर्भाधान संस्कार, तो
उससे पहले एक पूजा होती थी, उसके बाद एक समय निश्चित किया जाता था। तो एक अनुमान लगा लेते थे कि इस दिन इस समय गर्भाधान हुआ होगा। और लेकिन आज के समय में ये सब चीजें बिल्कुल अननोन हो गई है, इसलिए इस सूत्र को हम यहाँ नहीं लगा पाएंगे। संतान का विचार करना बताया गया है, तो उस संबंध में संतान संबंधी भविष्य की बात प्रश्न कुंडली में भी संतान के बारे में बताया गया है, कैसे लागू करेंगे। प्रश्न कुंडली आप पहले पढ़ चुके हैं। और प्रश्न कुंडली, प्रश्न के समय, बच्चे को दत्तक पुत्र लेने के समय की कुंडली, उपनयन के समय की कुंडली, कन्यादान के समय की कुंडली, जब कन्या को पहली बार हृदय दर्शन हुआ उसकी कुंडली, बहुत सी चीजें बना सकते हैं, बहुत सी चीजें नहीं बना सकते। गर्भाधान के समय की कुंडली, ये बहुत, इसमें से कोई एक दो प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे प्रश्न किसी की कुंडली नहीं है तो आपके पास उसकी प्रश्न कुंडली है, प्रश्न कुंडली से ही आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से फल दीपिका में जो पंचम भाव है, सॉरी 12वां अध्याय है पुत्र भाव, इसके संबंध में बहुत सारी बातें लिखी है। आपके पास अगर फल दीपिका है तो इनको आप अपने तरीके से अपने डायरी नोट्स बना लीजिए और फिर उनमें आपको बहुत सी चीजें देखने को मिलेंगी। मैं कुछ बातें और बताऊंगा अभी आपको जो आज आगे आपके काम की है, कि जैसे लग्न आदि के आधार पर भी बता सकते हैं कि क्या योग बनते हैं। संतान सुख से संबंधित योगों में आपको पुरुष का विचार भी करना है तो स्त्री का भी विचार करना है। स्त्रियों की भी बहुत सारी संज्ञाएं दी गई हैं। जैसे सामान्य रूप से कहा गया बांझ संज्ञा भी है, वृद्धा संज्ञा है। मान लो किसी ने वृद्धा स्त्री से विवाह कर लिया तो वहां पर एक समस्या होगी कि संतान होगी कि नहीं। बाला, बहुत कम उम्र वाली, पहले बहुत कम उम्र में भी शादियां हो जाती थी। कृषा, अत्यंत दुबली पतली है, शरीर में रक्त नहीं है। रुग्णा, बीमार रहने वाली स्त्री। पुष्पवर्जिता, कर्कशा, स्थूल देहा, बहुत स्थूल मतलब बहुत मोटी स्त्री। ये देखा भी क्या है, कई बार ऐसा हुआ है कि संतान नहीं हो रही तो जब हमने देखा कि उनकी स्त्री बहुत स्थूल है तो वहां समस्या कुछ कुछ जगहों पर आई है। तो ये संतान सुख में इनका भी विचार करना चाहिए कि जो जीव है, जो पात्र है, वो पात्र सबल है कि नहीं, वो उस लायक है कि नहीं। अगर वो सबल है, वो उस लायक है तो आगे फिर हम शास्त्रीय प्रमाण को लगा सकते हैं। पुत्र प्राप्ति के समय की बात अभी मैं कर रहा था। ये सब आपको कुछ चीजें मैं लिख के भेजूंगा, कितनी संतान हो सकती है, कैसे हो सकती है। और क्योंकि योग बहुत सारे हैं, बहुत सारे योगों को लिख पाना आप लोगों के लिए थोड़ा कठिन होगा, तो मैं आपको डायरेक्ट फोटो भेज दूंगा उसका PDF करके, तो आप अपने उसमें लिख लीजिए। अब बात करते हैं, ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ शास्त्रों ने अपने अनुसार प्रयोग करके लिखा है, हम सबको अपने हिसाब से प्रयोग करना है। अगर हो सकता है कि जो बात दूसरों के साथ घटित हुई है वो हर कुंडली में घटित ना हो, लेकिन किसी और तरीके से घटित हो, तो इसलिए आप उसको सिद्ध करके देखिए। जिन कुंडलियों पे लग रहा है, जिन पर नहीं लग रहा है तो उसका कोई दूसरा प्रकार सूत्र लग रहा होगा। जैसे मेष लग्न है किसी की, किसकी मेष लग्न है आप में से कोई हाथ उठाएगा? नहीं है। वृषभ लग्न किसकी है? मेष या वृषभ? नहीं है। मिथुन लग्न के कौन है? मिथुन लग्न में किसी की नहीं है। मेष वृष मिथुन में कोई नहीं है। कर्क लग्न वाले पंडित जी मैं हूँ वृषभ लग्न का। आप मिथुन, आपका वृषभ है, ठीक है। तो मैं अभी वृषभ के बारे में कुछ बातें पढ़ूंगा
हो सकता है आप पे अप्लाई हो रही हो नहीं हो रही हो, आपको अगर अपनी कुंडली थोड़ी बहुत याद है तो आप उसमें लगा सकते हैं। अगर पंचम भाव में शनि, हाँ, अगर पंचम भाव में शनि है, वृषभ लग्न में अगर पंचम भाव में शनि है तो कन्या संतति का योग बनता है। जातक की कुंडली में पंचम भाव में मंगल और बुध हो तो स्त्री का जो ऋतु काल है वो नियमित नहीं रहता, यानी संतान में दिक्कत। तो मंगल बुध पंचम में हो तो देख सकते हैं। पंचम भाव में मंगल बुध हो तो तब भी पुत्रियों की संख्या ज्यादा होती है। पंचम भाव में मंगल बुध की युति होने से यदि जीवन साथी कुंडली में संतान संबंधी योग अच्छे नहीं है तो भी संतान की प्रॉब्लम्स आती है। पंचम भाव में यदि शुक्र मंगल की सप्तम भाव में स्थिति है, शुक्र मंगल सप्तम भाव में है और सप्तम पर दृष्टि जो सप्तम में स्थिति है या सप्तम पर दृष्टि है तब भी कन्या की अधिकता होगी। शुक्र मंगल को देखिए। पंचमेश बुध के साथ केंद्रगत होने से अगर पंचमेश बुध है, पंचमेश कोई भी है, बुध के साथ है और केंद्र में है तो एक पुत्र अवश्य होगा। पंचमेश बुध नवमेश शनि से युद्ध होकर के बैठा है, क्योंकि वृष लग्न है तो पंचमेश बुध ही होगा, वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या, ठीक है। इसलिए यहाँ पर बुध की प्रधानता है। पंचमेश बुध नवमेश शनि के साथ युद्ध होकर लग्न में हो और प्रबल हो, मतलब बलवान हो तो प्रथम संतान पुत्र होगा। मंगल गुरु के साथ पंचम अथवा एकादश भाव में स्थित होने पर मंगल और गुरु की युति हो 5वें में 11वें भाव में तो संतान में पुत्रियों की अधिकता हो जाती है या कभी कभी संतति क्षय गर्भपात की समस्या बनती है। शुक्र मंगल और गुरु की पंचम भावस्थ स्थिति चंद्रमा से उनका संबंध, यानी मंगल गुरु शुक्र पंचम भाव में बैठ जाए, पंचम से संबंध बनाए और चंद्रमा से भी संबंध बनाए तो भी कन्या संतति ज्यादा होती है। आपकी शादी हो गई? जी पंडित जी। पंडित जी जैसे मैं अपना बताता हूँ, मेरा क्या है, पंचमेश जो बुध है वो द्वितीय भाव में बैठा हुआ है मिथुन के घर में, मतलब 100 राशि में बैठा हुआ है। उसके साथ जी सर, उसके साथ कौन है? सूर्य बैठा हुआ है पंडित जी। सूर्य बैठा है तो आपका पहला लड़का है? नहीं, पहली लड़की है और मेरे प्रथम भाव में गुरु और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं पंडित जी। ओके। और दूसरा शनि लड़का हुआ हो गया पंडित जी, 2 कन्या 1 लड़का है। मतलब अभी मेरे को जो हुए जुड़वा एक साथ हुए, जो मेरी क्लास जो मिस हो रही है इसके कारण हो रही है, लड़का लड़की एक साथ हुए 3 महीना पहले। वृषभ लग्न में ज्यादातर है ना कन्या संतति के योग ज्यादा कहे गए जी पंडित। कन्या संतति, हाँ, जैसे पंचम भावस्थ बुध का संबंध या पंचम भाव से मंगल बुध का संबंध या गुरु का संबंध, ज्यादातर संतति में कन्या संतति की बात कही गई है। तो देव कृपा भी हुई है आपके ऊपर, जो जैसे आपका गुरु लग्न में बैठा है, गुरु लग्न में है ना, हाँ, और वो पंचम को देख भी रहा है, तो इसके कारण भी आपको जो पुत्र संतान हुआ है उसका मूल कारण ये भी है कि बृहस्पति की दृष्टि भी पंचम भाव पर है। चलिए, हम बहुत अच्छा है। और आप इसको जो मैंने सूत्र लिखे हैं आपको भेज भी दूंगा तो आप और भी जगह अप्लाई कर पाएंगे। मिथुन लग्न के कितने लोगों की है वो अपने ऊपर अप्लाई करके देखेंगे। हाथ ऊपर करें कि कितने लोगों की मिथुन लग्न है, हैंड राइज करें। किसी की नहीं है तो नहीं बताऊंगा, मैं उन्हीं की बताऊंगा जिनकी लग्न मुझे पता चल जाएगी। कर्क लग्न वाले कितने हैं? मेरी है गुरुजी। कौन सी है? कर्क लग्न। ओके, मैं कर्क लग्न पे बात करता हूँ। कर्क लग्न के संबंध में क्या लिखा है, आप पे अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है ये भी कंडीशन मैं डायरेक्ट नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, कर्क लग्न में ज्यादातर पुत्र संतान की बात कही गई है। पंचम भावस्थ चंद्रमा हो तो सब पुत्र संतति होती है। पंचम भाव में मंगल, तो मंगल है तो संतति का क्षय नहीं होता, मतलब पंचम भाव में मंगल होकर कर्क में तो भी संतान होती है। कई लोगों के पंचम भाव में मंगल गर्भ क्षय करता है, लेकिन यहाँ कर्क लग्न वालों का नहीं करता। पंचम भाव का गुरु, यहाँ पर थोड़ी सी समस्या है। अगर पंचम भाव में गुरु है तो वो संतान होने में दिक्कत करता है, क्योंकि कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु, वृश्चिक 5वीं राशि वृश्चिक है वहां पर। और पंचम भाव में गुरु चंद्रमा सूर्य के साथ हो, बली हो तो पुत्र का जन्म होता है। पंचम भावस्थ गुरु बली हो और पंचमेश भी उच्च राशि में हो तो भी पुत्र संतान होती है।
पंचम भावस्थ शनि पुत्रों को जन्म देता है, परंतु यदि वह पापाक्रांत हो, मतलब वो पापी ग्रहों के साथ मिल जाए, मंगल से युक्त हो, दृष्ट हो, तो कन्या संतति होती है, संतान होने में दिक्कत आती है। पंचम भावस्थ सूर्य शुभ जी गुरु जी, इसमें पुत्र और पुत्री का किस चीज से रिलेशन है? सम राशि से या ग्रह के हिसाब से? सम या विषम से? ग्रह के हिसाब से देखिए, वहां पर मंगल है, तो मंगल तो गुरु जी राशि का स्वामी मंगल है। पूरी तरह से नहीं कहा गया, पूरी तरह से नहीं कहा गया, केवल वृश्चिक राशि के साथ मेल को जोड़ा गया। संतान में कन्या भी कही गई है, ऐसा नहीं है। आपने पिछली लग्न में भी बोला था, इस लग्न में भी, कि इसमें पुत्र के ज्यादा योग हैं और इसमें पुत्री के। ये इस बेस पर वृषभ लग्न में पुत्री के ज्यादा है और कर्क में पुत्र के ज्यादा है। तो ये इस बेस पर कहा कि लग्न में ये राशि है सम विषम राशि है, या इस पर बोला कि पंचम में सम विषम राशि है? कोई तो कॉन्सेप्ट होगा। नहीं, हाँ, पंचम में मंगल की राशि है इसलिए। अच्छा, और उसमें बुध की राशि? उसमें बुध की राशि है, बिल्कुल। और पंचम भावस्थ गुरु, ये मैंने बता दिया, पंचम भाव में गुरु बली हो, पंचमेश की उच्च राशि हो तो पुत्र जन्म। पंचम भावस्थ शनि पुत्रों को जन्म देता, लेकिन वो पापी ना हो रहा हो। अगर वो पापी हो रहा है, पापाक्रांत हो रहा है, मंगल वगैरह से देखा जा रहा है, पीड़ित हो रहा है, तो उस कन्या संतान होगी या संतान का क्षय भी हो सकता है। पंचम भाव में सूर्य अच्छा फल नहीं देता, परंतु यदि मंगल से युक्त है या दृष्ट है, मंगल के साथ उसका संयोग है, तो वो अच्छा हो जाएगा। गुरु या किसी पुरुष के नवांश में स्थित है तो भी संतान का जन्म होगा। पंचम भाव में गुरु अथवा मंगल के साथ सूर्य, मंगल और गुरु की युति हो, सूर्य हो, तो पुत्रों का जन्म होता है। दो पुत्री कारक ग्रह पुत्रों को जन्म और दो पुत्र कारक ग्रह पुत्रियों को जन्म देते हैं। यानी कि दो फीमेल और ग्रह वो ज्यादातर लड़कियों के बारे में बताएंगे, दो मेल ग्रह जो है वो लड़कों के बारे में बताएंगे। पंचम भावस्थ बुध पुत्रियां देता है। पंचम भावस्थ दो ग्रह बुध शुक्र पुत्री, बुध सूर्य से पुत्री, बुध गुरु से पुत्री, बुध शनि से पुत्र। शुक्र मंगल की पंचम भावस्थ स्थिति पुत्रों का जन्म संभव करती है और पंचम भावस्थ चंद्र मंगल की युति पुत्र योग बनाती है। तो आपकी जो कुंडली है उसमें पंचम भाव का स्वामी मंगल है। साहू मैडम जी गुरुजी, पंचम भाव का स्वामी मंगल है, तो पंचम में कौन बैठा है या मंगल किसके साथ बैठा है? पंचम में चंद्रमा एंड शुक्र बैठे हैं, एंड मंगल थर्ड हाउस में सूर्य बुध मंगल तीनों बैठे हैं कन्या राशि में। ओके, तो सूर्य मंगल का संबंध बना हुआ है, तो ये पुत्र, और चंद्रमा पंचम भाव में है तो भी लिखा हुआ है पंचम भावस्थ चंद्रमा पुत्रों को जन्म देता है। आपकी पुत्र संतान है, पुत्री है कि नहीं आपके? ना, एक ही बेटा है। एंड कोई देख के बोले थे आपको पुत्र संतान ही होंगे, पुत्री नहीं चांसेस। आपकी कुंडली में ये लग रहा है, हालांकि ये जो योग दोनों की कुंडलियों से देखे जाते हैं, मेल फीमेल दोनों से देखे जाते हैं, लेकिन अभी हम एक एक करके दोनों को लगाएंगे और फिर आगे और कुंडलियों में भी लगाएंगे। ऐसे मेरे पास पूरी 12 लग्नों के हैं, आप सभी को मैं भेजूंगा। आप ये फाइल जो मैं बता रहा हूँ अपने शब्दों में आप फाइल बना लीजिए। मैंने बोला था शिक्षा के निर्धारण की, विवाह की, और अब मैं ये पुत्र संतान पे, ये मतलब संतति की, संतान से संबंधित फाइल